अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं सॉलिड स्टेट यूनिट का एक और लेक्चर, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, या हम सिंपल अल्फाज में बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। इसका मतलब है, हम यहां पे देखेंगे बेटा, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे कितने होंगे। इससे पहले मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर में हम सबको पता है कि उसमें बहुत सारी यूनिट सेल्स होती हैं। और दूसरी बात बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट, एक लेटेस्ट पॉइंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। अब जा और एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमने ये भी पढ़ के रखा है कि जो यूनिट सेल्स होती हैं बेटा, यूनिट सेल्स जो हमारे पास होंगी वो सिंपल यूनिट सेल्स भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स भी हो सकती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये सारी बातें मद्देनजर रख के हमारा ये टॉपिक यहाँ पे आएगा, जिसमें हम हर किसी टाइप की यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है, पहले यही देखेंगे हम, व्हाट इज दिस इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम देखेंगे बेसिकली क्या होता है बेटा, जो एक यूनिट सेल होती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कितना हिस्सा, व्हाट पोर्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कितना पोर्शन उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का उस यूनिट सेल की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, उसी को बेटा बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। What portion of all the constituent particles contributes towards a particular unit cell, एक particular unit cell की तरफ कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो कितनी कंट्रीब्यूशन है, और वो सारी कंट्रीब्यूशंस को एक साथ लेके जो हमें बेटा नंबर मिलेगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे बेटा, उसको बोलेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दूसरी बात, अब हम अगर देखेंगे बेटा, हमारे पास जो यूनिट सेल्स है, हमारे पास यूनिट सेल सिंपल भी, फेस सेंटर्ड भी और बॉडी सेंटर्ड भी। ठीक है, वेरी गुड। हम अलग अलग देखेंगे कि हर किसी में, जो हर किसी यूनिट सेल में हो जो पार्टिकल्स होते हैं एट डिफरेंट पोजीशंस, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। और हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, सारे पार्टिकल्स का जो यूनिट सेल्स की मुख्तलिफ पोजीशंस पे होते हैं, और वहां से हम बेटा कैलकुलेट करेंगे दिस इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स को समझने के लिए हम यहां पे लेते हैं एक पहला टाइप यूनिट सेल्स का, दैट इज सिंपल यूनिट सेल। लेकिन मैं क्यूबिक यूनिट सेल लूंगा बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इससे आपको बेटा ये इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैं यहां पे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं। देखिए बेटा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। यहां पे बहुत सारी ऐसी बातें होंगी बेटा जो आपको जरूरी याद रखनी है, और उनमें से बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो पहली बात हमारे पास आई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो सिर्फ कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर आप बेटा देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये एक्चुअल में हम सिर्फ थोड़ा सा हम इनका सेंटर दिखाते हैं बेटा। एक्चुअल में ये पार्टिकल्स जो होंगे, दे लाई क्लोज टू ईच अदर एंड दे टच ईच अदर। बेसिकली ये जो एजेस पे, ये कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दो एडजेसेंट पार्टिकल्स जो होंगे बेटा, वो टच करते हैं एक दूसरे को। दैट मींस लाइक दिस, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, दीज आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर। हो गई दूसरी बात। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एडजेसेंट पार्टिकल्स होंगे, एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, दे टच ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर। ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है ये बातें, बहुत जरूरी बात। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तीसरी बात, अब जब हमने देखा
इस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? टोटल कॉर्नर्स यहां पे 8 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हैं बेटा? 8 कॉर्नर्स है और 8 कॉर्नर्स पे आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। अगर ये कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ इसी के होते, अगर ये कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ इसी यूनिट सेल से बिलोंग करते, तो हम बोलते बेटा कि इसमें जो इस पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल की, वो हम 100% बोल देते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अभी हमने इसको देखा ही नहीं। मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने लेक्चर स्टार्ट करते समय आपको यह बोला था कि एक क्रिस्टलेट्स में बहुत सारी यूनिट सेल्स होती हैं। ये बातें यहां पे याद रखनी है बेटा, बहुत जरूरी है ये। तो बेटा अगर ऐसा होता तो ये पार्टिकल्स 8 होते, लेकिन अब हम देखेंगे बेटा जो इसकी नेबरिंग यूनिट सेल्स होंगी, वो नेबरिंग यूनिट सेल्स और इसका, इन पार्टिकल्स का कोई रिश्ता है या नहीं है। बेसिकली इस यूनिट सेल के पास, ये देखिए बेटा, अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला फेज देखेंगे बेटा, इस फेज के यहां पे साइड में, यहां पे इस साइड पे एक और यूनिट सेल होगी, एक और यूनिट सेल होगी बेटा। आराम से समझो इसको। इस यूनिट सेल, ये देखिए बेटा, ये एक और यूनिट सेल आ गई यहां पे। देखिए इस यूनिट सेल के पास यहां पे एक और यूनिट सेल आ गई, पीछे भी एक यूनिट सेल होगी, पीछे भी एक यूनिट सेल होगी। मैं सिर्फ टॉप फेस बनाऊंगा उसका, ये टॉप फेसेस है। देखिए बेटा, ये मैंने कांस्टेंट पार्टिकल यहां पे, ये कांस्टेंट पार्टिकल को मैं कलर करूंगा यहां पे। देखिए मैं इस कांस्टेंट पार्टिकल को कलर करूंगा यहां पे। अगर आप इसको गौर से देखोगे बेटा, ये कांस्टेंट पार्टिकल जो है, इट इज कॉमन बिटवीन दिस 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 एंड दिस यूनिट सेल्स। ये तो एक लेयर की हो गई। एक लेयर की यूनिट सेल्स में ये 4 यूनिट सेल्स के दरमियान कॉमन पार्टिकल है। दैट मींस दिस कांस्टेंट पार्टिकल इज हियर शेयर्ड बिटवीन फोर यूनिट सेल्स इन द सेम, आई कैन से, लेयर। एक लेयर में ये 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है। अब अगर देखेंगे बेटा, इस यूनिट सेल जस्ट अबव दिस यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के ऊपर, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगी। ठीक है बेटा, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगी, ये वाली। इसके ऊपर एक और यूनिट सेल यहां से होगी, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगी यहां पे। तो बेटा इसका मतलब है 4 यूनिट सेल्स होंगी एक लेयर में, और ऊपर उसके और चार यूनिट सेल्स होंगी। तो ये हो गई 8 यूनिट सेल्स। और बेटा ये वाला जो कॉर्नर का पार्टिकल होगा, दिस विल बी शेयर्ड between 8 unit cells, or I can say this particle is common between 8 unit cells। 4 नीचे वाली लेयर में, 4 ऊपर वाली लेयर में। तो बेटा ये वाला जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा, यहां एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा बेटा, दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो यूनिट सेल होगी यहां पे, ये वाली यूनिट सेल जो है, इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें जो ये पार्टिकल होगा, सिर्फ इसका 1/8 जो है, 1/8 पार्ट जो है इस पार्टिकल का, वो इस यूनिट सेल का है। यहां आई कैन से द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल, ये जो कंट्रीब्यूशन इस पार्टिकल की है टुवर्ड्स दिस यूनिट सेल, दैट इज 1/8। इसका टोटल, अगर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा पार्टिकल है, सिर्फ उसका 1/8 पार्ट जो है, 1/8 पार्ट दैट बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल। क्योंकि 1/8 एक और यूनिट सेल का, 1/8 एक और यूनिट सेल का, 1/8 एक और यूनिट सेल का। तो टोटल ये 8 सेल्स के दरमियान, शाबाश, 8 सेल्स के दरमियान कॉमन है। तो बेटा हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की तरफ अगर हम देखेंगे, जो कॉर्नर पे पार्टिकल होता है, दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर यूनिट सेल इज 1/8। एम आई राइट? वेरी गुड। सिमिलरली इसकी भी 1/8 कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी भी 1/8 कंट्रीब्यूशन होगी, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। तो इसका मतलब है हर कोई जो पार्टिकल कॉर्नर पे है, उसकी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल की तरफ कितनी होगी? 1/8।
कितने पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन 1/8 होगी? 8 पार्टिकल्स की, क्योंकि 8 पार्टिकल तो कॉर्नर्स पे हैं। तो बेटा व्हाट विल बी द टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल? तो दैट विल बी 1/8, 1/8, 8 टाइम्स, क्योंकि 8 पार्टिकल्स की वजह से ये कंट्रीब्यूशन है बेटा। 8 पार्टिकल्स ऐसी ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बेटा इस फैक्टर को, ये फैक्टर होता है, इसको बेटा बोलते हैं Z फैक्टर, या इसी को बेटा बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा यहां पे इस यूनिट सेल में सिर्फ पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है। और हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? दैट मींस how the total number of corners is it? That means effective number of particles। अगर हम टोटल इफेक्टिव नंबर देखेंगे पार्टिकल्स का, किसमें? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, दैट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल। ईच पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी है? कहां पे? कहां पे बेटा? कॉर्नर्स पे। ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर्स, ठीक है बेटा, प्लस सॉरी इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? ठीक है बेटा, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8, और इन टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8। 8 into 8 दैट इज 1। इसका मतलब है जो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो Z आता है, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो किसके बराबर आता है बेटा? 1 के बराबर। समझ आ रहा है? वो 1 के बराबर है। What does this mean? What does this mean? Z1। इसका मतलब है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए एक कांस्टेंट पार्टिकल काफी है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए एक कांस्टेंट पार्टिकल काफी है। यह कैसे हो सकता है? अब बताता हूं। देखिए बेटा, यही यहां पे देखिए, ये वाला देखिए बेटा, हमने देखा था contribution of a particle towards a unit cell present at the corner, that is 1/8। तो इसका मतलब है अगर मैं एक पार्टिकल दे दूं, उसके 8 हिस्से करूं बेटा, 8 हिस्से करूं, तो एक हिस्सा यहां से उठा के इस कॉर्नर पे रख दूं, एक हिस्सा यहां से रख के इस कॉर्नर पे रख दूं, एक हिस्सा यहां से उठा के इस कॉर्नर पे रख दूं, सिमिलरली यहां पे 8 हिस्से बराबर, ये 8 हिस्से बराबर 8 कॉर्नर्स पे रख दूं, तो आपकी सिंपल यूनिट सेल बनेगी। तो एक ही पार्टिकल से तो बना बेटा, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हालांकि इसे करने नहीं है, बेसिकली वो शेयर हो जाएंगे। बेसिकली इसका सिर्फ 1/8, मतलब अगर आप यहां पे बैठोगे बेटा, आपको सिर्फ एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट दिखेगा। ठीक है, जो बाकी पार्ट्स होंगे बेटा, वो बाकी यूनिट सेल्स, बाकी 7 यूनिट सेल्स के दरमियान होंगे, वो बाकी 7 यूनिट सेल्स के पास होंगी। तो जो यहां पे इसके साथ 1/8, दूसरी के साथ 1/8, इसके साथ 1/8, नीचे वाली के साथ 1/8। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, वेरी गुड। दिस इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और आज के बाद हम रखेंगे for a simple cubic unit cell, Z is equal to 1. Z is equal to 1. Or I can say total number of particles is 1. How you have got this value? हमने सीधे बोला कि Z क्या होता है बेटा? Contribution at the corners, that is 1/8. Total number of corners, that is 8. 8 into 8, that is 1. तो यहाँ पे आ गया total number of particles is 1. ठीक है बेटा? Take a screenshot. Now the next one is face-centered cubic unit cell. Face-centered cubic unit cell उस यूनिट सेल को बोला जाता है बेटा जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, क्यूबिक यूनिट सेल जो होगी उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो एक तो कॉर्नर्स पे होंगे बेटा, और हर किसी फेस सेंटर पे होंगे, ठीक है बेटा? वेरी गुड। तो यहां पे मैं कांस्टेंट पार्टिकल दिखाता हूं बेटा। तो ये हो गए कॉर्नर के पार्टिकल्स, ये कॉर्नर पे पार्टिकल्स, और बिसाइड्स कॉर्नर्स द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स। बेसिकली दे आर प्रेजेंट अलोंग द फेस डायग्राम। ये क्या बात आ गई? देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ठीक है बेटा, यहां पे कांस्टेंट पार्टिकल,
पीछे वाला फेस उसके सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल, इस वाले फेस आगे वाले फेस के सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल, इस वाले फेस के सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल, इस वाले फेस के सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल, इस वाले फेस के सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं और कहां पे होते हैं बेटा, फेस सेंटर्स पे। किन के फेस सेंटर्स पे, फेस सेंटर्स पे, किन के फेस सेंटर्स पे, ऑफ ईच फेस, और आई कैन से सिंपल फेस सेंटर्स, सिंपल फेस सेंटर्स। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखिए। अभी हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, और हमने ये भी देखा कि हर कोई कॉर्नर का पार्टिकल जो है वो 8 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होता है। तो इसका मतलब है जो कॉर्नर का पार्टिकल होता है उसकी कंट्रीब्यूशन हमें पता है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की तरफ पता है हमें कंट्रीब्यूशन कि एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की तरफ एक कांस्टेंट पार्टिकल की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है बेटा, 1/8। अगर याद नहीं है तो बेटा फिर से दिखाता हूं। देखिए बेटा, ये एक कांस्टेंट पार्टिकल है, ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल मैं चूज करता हूं। देखिए बेटा, ये इसके साइड में एक और यूनिट सेल होगी, उसका टॉप सरफेस दिखा रहा हूं। देखिए बेटा, ये इसके पीछे एक और यूनिट सेल होगी, उसका टॉप सरफेस दिखा रहा हूं। ये इसके पीछे एक और यूनिट सेल होगी बेटा, उसका टॉप सरफेस दिखा रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस लेयर में ये कांस्टेंट पार्टिकल है ये कितने के दरमियान शेयर हो रहा है, 4 के दरमियान। ठीक है, तो इन 4 के ऊपर और 4 होंगी, इन 4 के ऊपर बेटा और 4 होंगी। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये वाला जो कांस्टेंट पार्टिकल यहां पे है, ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल जो यहां पे बेटा है, दिस विल बी शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। दैट्स व्हाई जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है बेटा, उसमें जो कॉर्नर पार्टिकल होता है बेटा, हर किसी यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर पार्टिकल होता है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन हो गई बेटा, कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होगी बेटा वो कितनी होगी, 1/8। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, दैट इज 8। तो ये हो गई टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर्स की टोटल कंट्रीब्यूशन। तो बेटा प्लस, अब देखना है फेस सेंटर्स पे। जो फेस सेंटर पे पार्टिकल होता है बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूं या ऐसे दिखाता हूं बेटा, ये अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं ये वाला फेस चूज करता हूं, ठीक है बेटा, ये वाला फेस में चूज करता हूं, यहां पे फेस सेंटर पे क्या है, पार्टिकल। ठीक है, वेरी गुड। इस फेस यहां इस यूनिट सेल के पास यहां पे एक और यूनिट सेल होगी। देखिए एक और यूनिट सेल होगी बेटा, आराम से देखिए, आराम से देखिए बेटा, ये देखिए एक और यूनिट सेल होगी। क्या आप बोल सकते हैं कि ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस जो है, दिस इज कॉमन बिटवीन दिस यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल, ये इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के दरमियान कॉमन है? क्या मैं बोल सकता हूं? एग्जैक्टली बिल्कुल कॉमन है, और ये सिर्फ इन दो के दरमियान कॉमन है। तो इसका मतलब है जो इस फेस सेंटर पे जो पार्टिकल होगा दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन दिस यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल। इसका मतलब है कि फेस सेंटर पे जो पार्टिकल है बेटा वो कितने के दरमियान शेयर होगा, 2 के दरमियान, एक ये वाली यूनिट सेल, एक ये वाली यूनिट सेल। ये देखिए, एक मिनट मैं यहां पे बनाता हूं, ये एक पार्टिकल है बेटा, उसमें एक हिस्सा ये वाली यूनिट सेल का पोर्शन होगा, कंट्रीब्यूशन होगी, और एक ये वाला का। तो इसका मतलब है इतना पोर्शन इस यूनिट सेल का है, इतना पोर्शन इस यूनिट सेल का है। तो इस वाली यूनिट सेल जो है, ये वाली यूनिट सेल जो है बेटा, इसमें जो फेस सेंटर्ड है उसका कितना पोर्शन इसका है, दैट मींस इतना पोर्शन इसका है। दैट मींस इसमें सिर्फ 2 हिस्से होते हैं और आधा आधा हिस्सा हर किसी फेस सेंटर पे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। तो बेटा हम बोलेंगे कि फेस सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है एक यूनिट सेल की तरफ, दैट इज 1/2। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये 1/2 करेगा, ये भी 1/2 करेगा, ये भी 1/2 करेगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन टोटल? 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 फेसेस आर देयर, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर इज 1/2। तो हम लिखेंगे बेटा what will be the total contribution from face centered particles? That will be 1/2, that is the contribution of each particle, into total number of faces, that is 6.
तो बेटा ये आ गया आपका Z. This will be the effective number of particles for a face centered cubic unit cell. तो बेटा Z will be equal to, that means 8 ones are, तो यहाँ पे आ गया 1 into 1, that is 1, 2 1s are 2, 3s are 1 plus 3, तो Z is equal to 4. That means 4 particles are enough. 4 particles are enough to form a face centered cubic unit cell. ठीक है, इसका मतलब है अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा, वेरी गुड. 3 में का आधा आधा कर दो, 3 का आधा आधा कर दो, और हर कोई आधा जो है वो एक एक फेस सेंटर पे रखो. तो ये बेटा ये आधा इधर, 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 ठीक है बेटा. और एक पार्टिकल जो है बेटा उसके 8 हिस्से कर दो. कितने हिस्से? 8 हिस्से. और हर कोई पार्ट जो है इसका, दैट इज 1/8 पार्ट, वो कॉर्नर पे रख दो, आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगी. तो बेटा ये हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का effective number of particles, or I can say the total number of particles in a face centered unit cell is 4. ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है टोटल? 1. ठीक है, वेरी गुड. टेक ए स्क्रीनशॉट. Now comes the third one, that is body centered cubic unit cell. ठीक है बेटा, body centered cubic unit cell. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल उस यूनिट सेल को बोला जाता है जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, बिसाइड्स कॉर्नर्स के अलावा एक पार्टिकल जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. ठीक है बेटा, बॉडी सेंटर. यहां पे मैं बेटा एक बॉडी सेंटर पे यहाँ पे विद इन द बॉडी लाई करता है, और बेटा दैट लाइज एट द बॉडी सेंटर. बेसिकली इट लाइज अलोंग द बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल पे होता है. बॉडी डायगोनल क्या होता है? ये वाले एंड से ये अपोजिट एंड तक, ऊपर वाले से नीचे के अपोजिट तक जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल. यहां से भी एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल्स आ सकते हैं? 4. ये देखिए, अगर आप मान लीजिए कमरा लेंगे आपके, वहां से उस टॉप से यहां नीचे तक, इस टॉप से यहां नीचे तक, इस टॉप से वहां नीचे तक, ठीक है बेटा, और इस टॉप से वहां नीचे तक, ये 4 डायगोनल्स आएंगे. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो इसका मतलब है कि एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होंगे वो कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे. और कहां पे होगा बेटा? बॉडी सेंटर पे. ठीक है बेटा, वेरी गुड. कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन अब पता ही है बेटा. कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन, ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8. वेरी गुड. हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन टोटल? 8 प्लस. नाउ द बॉडी सेंटर. देखो बेटा, जो पार्टिकल विद इन द बॉडी सेंटर लाई करता है एक यूनिट सेल के, मान लीजिए मैं यहां पे एक और यूनिट सेल बनाता हूं बेटा, मैं यहां पे एक और यूनिट सेल बनाता हूं. देखिए बेटा, देखिए आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिए, ये मैंने एक और यूनिट सेल बनाई, वहां इसका बॉडी सेंटर है, उस पे पार्टिकल है बेटा. क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके बॉडी सेंटर के पार्टिकल के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है? ये पार्टिकल जो है सिर्फ इस यूनिट सेल का है. ठीक है बेटा, ये सिर्फ यूनिट सेल का है. आप एक काम कीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल रखा, फिर एक बॉक्स उस बॉक्स के एडजेसेंट रखा, दूसरा मतलब वहां पे एक और बॉक्स लाया आपने, आप उसी बॉक्स के पास आपने रखा. क्या जो पार्टिकल आपने पहले वाले बॉक्स के अंदर रखा है, क्या वो उस बॉक्स के साथ शेयर हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो दैट लाइज विद इन द बॉक्स. ठीक है बेटा, सेम इज द केस हियर. हियर द पार्टिकल लाइज विद इन द बॉडी, so it belongs wholly and solely to the unit cell in which it is present. जिस यूनिट सेल में ये है वो इसी का है. तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा पार्टिकल किसका है? इस यूनिट सेल का. दैट मीन्स इट इज कंट्रीब्यूशन इज 100%. और आई कैन से अगर एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है या बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है तो पूरा एक इसके पास है, या एक इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बराबर एक की कंट्रीब्यूशन देगा इसको. तो बेटा हम बोलेंगे दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी या प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और बॉडी सेंटर, दैट इज 1. हाउ मेनी बॉडी सेंटर्स आर देयर? 1. दैट मींस तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा Z जो होगा दैट विल बी 1/8. 8 ones are, that is 1 plus 1, that is equal to 2. That means for a body centered cubic unit cell, the total number of effective particles or effective number of particles is 2. That means 2 particles are enough to form a body centered cubic unit cell. मतलब अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल उठा के बॉडी सेंटर पे लग दो,
दूसरे के 8 हिस्से कर दो, एक 1/8 पार्ट हर किसी कॉर्नर पे रख के आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मिल जाएगी। ये 1/8 इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको तोड़ना है, इसका मतलब है कि हर किसी यूनिट सेल में सिर्फ आपको, अगर आप इसके अंदर देखोगे बेटा, सिर्फ 1/8 तो उसका एक पार्टिकल का दिखाएगा, दिखाई देगा आपको हर कॉर्नर पे, क्योंकि जो बाकी वाले पार्ट्स होंगे बेटा 7/8 I can say that belongs to the other 7 unit cells। ठीक है बेटा, जो इसके यहाँ पे साइड में, यहाँ से एक, पीछे से एक, यहाँ से एक, ऊपर से 4, तो बेटा वो टोटल में 8 होती हैं, तो उसमें 8वां हिस्सा जो होगा वो इसका होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, गॉट इट, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, Z हमने देखा कि Z सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 1 होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का 4 होता है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का 2 होता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बस ये जरूरी याद रखना, क्योंकि आपको ये बहुत जगह पे लगेगा, खासकर इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, बहुत जरूरी है वो। वहां पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके नीट एग्जाम में या जेई एग्जाम्स में, वहां पे बेटा आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अब देखेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, नाउ द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। ठीक, वेरी गुड। जो ये अभी हमने Z फैक्टर और आई कैन से जो अभी हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए, इसकी मदद से हम बेटा जो डेंसिटी होती है एक यूनिट सेल की, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए बेटा, जहां तक एक क्यूबिक क्रिस्टल की बात है बेटा, अगर हम एक क्यूबिक क्रिस्टल लेंगे या अगर हम एक क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे बेटा, देखिए आराम से देखिए, एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ्स होती हैं वो बराबर होती हैं, क्योंकि हाँ हमने पढ़ के रखा है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A is equal to B is equal to C, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर एज लेंथ ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। मान लीजिए अगर हमारे पास ये एज लेंथ A है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो A। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ अगर हम देखेंगे बेटा, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी होता है बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं बोल सकता हूं डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा बेटा और जो यूनिट सेल का मास होगा बेटा, इन दोनों का रेशो जो होगा, दैट विल गिव अस द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। Here I will show you the formula that is required to calculate the density of a unit cell। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बेटा, जहां तक एक वॉल्यूम यूनिट सेल की बात है बेटा, सिंस इट्स ए क्यूबिक यूनिट सेल, जो एक क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अ क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू length into breadth into height, since all the dimensions are same, so I can say it is a cube। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे मैंने जो एज लेंथ ली बेटा, वो कितनी ली, a, और अगर मैं ये बोलूं फॉर एग्जांपल दिस इज a सेंटीमीटर, देन इट बिकम्स a क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सो इट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। नाउ अगर हम डेंसिटी को दिखाएंगे, let the density of unit cell is equal to D। ठीक, यूनिट सेल डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का यूनिट होता है मास बाय वॉल्यूम। दैट मींस मास अगर हम ग्राम्स में लेंगे बेटा, वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया, तो बेटा इट इज ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे मैंने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल लिया D ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये वाले वैल्यूज में यहां पे डाल देता हूं, मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा मास क्या बनेगा यूनिट सेल का, दैट मींस मास ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी लिया आपने, D, वॉल्यूम कितना, a क्यूब, दैट मींस डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल, सॉरी मास ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी इक्वल टू D इनटू a क्यूब। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब खत्म, तो यहां पे ग्राम्स यूनिट आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये वाला जो टर्म है बेटा, इससे हमें एक यूनिट सेल का मास पता चलेगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये जो ये मास होता है बेटा,
मास और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन होता है। अगर आपको याद होगा बेटा, जब हम अगर हम किसी सबस्टेंस पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। कहने से अगर हम एक यूनिट सेल, एक क्रिस्टल में जो अगर यूनिट सेल देखेंगे बेटा, अगर हम उसका मास देखेंगे बेटा, जो मास उस यूनिट सेल का होगा डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट क्रिस्टल, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट क्रिस्टल। ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे बेटा, तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स per unit cell will be equal to mass of unit cell divide by मोलर मास। ठीक है बेटा, यहां से अगर आप देखोगे बेटा, आपका फिर से यहां पे मास ऑफ यूनिट सेल आ रहा है। बाय दिस रिलेशन यू आर गिविंग द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है बेटा, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एम आई राइट? वेरी गुड। तो बेटा अगर हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रिस्टल में अगर फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट crystal is 0.5, this means 0.5 into 6.023 into 10 power 23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने एटम्स, इतने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर जो होता है बेटा, एक मोल होता है 6.023 into 10 power 23। 0.5 मोल्स कितने होंगे, दैट इज 0.5 into 6.023 into 10 power 23। दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे बेटा इतने मोल्स में कितने एटम्स है, तो इसका मतलब है ये मोल्स, जितने मोल्स आपके हैं, चाहे फॉर एग्जांपल यहां पे 0.5 है, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो उससे क्या पता चलेगा बेटा, उससे पता चलता है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम किससे दिखाते हैं, Z से, क्योंकि पहले ही पढ़ के रखा है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आई कैन से इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है बेटा, वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। कैन आई से हियर द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आई कैन से नंबर ऑफ molecules, or I can say number of constituent particles per unit cell will be equal to number of moles per unit cell, उसमें कितने मोल्स है, into Avogadro's number। that means here number of moles, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स के बदले लिखूं ये मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय मोलर मास, तो बेटा ये लिखूंगा मैं यहां पे मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये किसके बदले मैंने लिखा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के बदले। ठीक है बेटा, मोलर मास into Avogadro's number that is 6.02 into 10 power 23। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पे बेटा अब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सेल, क्या मैं उसके बदले Z लिखूं, क्योंकि उसको Z ही बोलते हैं बेटा, इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल दैट इज M डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज कैपिटल M। ठीक है बेटा, into Avogadro's number। ठीक है बेटा, वेरी गुड। what will be the mass of unit cell here, mass of unit cell will be ये यहां पे टर्म Z into M divided by N naught, or I can say Avogadro's number। क्या आपको इतना समझ आया बेटा? यहां पे मैंने बेटा क्या निकाला, मास ऑफ यूनिट सेल, यहां पे क्या निकाला था, मास ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा आपकी दो इक्वेशंस यहां पे आ गई। फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। यहां पे मास ऑफ यूनिट सेल इसके बराबर है, यहां पे मास ऑफ यूनिट सेल इसके बराबर है। तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे बेटा, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म इस वाली टर्म के बराबर होगी। तो क्या मैं लिखूं बेटा यहां पे, लिखूं बेटा, लेट मी राइट हियर, क्या मैं यहां पे लिखूं ऐसे दैट D into A cube, which implies, or I can say comparing equation first and second। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे बेटा, तो D into A cube, what is D? D is density, A cube that is volume, is equal to
इस टर्म के बराबर होगा, दैट इज z इंटू m डिवाइडेड बाई n नॉट। ठीक है बेटा, और आई कैन से एवोगाड्रोस नंबर। आपको क्या कैलकुलेट करना था बेटा, आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो वो तो ये टर्म होगी ना बेटा, तो इसका मतलब है d विल बी इक्वल टू z इंटू m डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू n नॉट। दिस इज द इक्वेशन दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। यहां पे बेटा d क्या है, व्हाट इज d? d इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है। m z क्या है, z है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज m? m इज मोलर मास, जो क्रिस्टल है उसका मोलर मास क्या है बेटा, a नॉट, a क्यूब क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। व्हाट इज n नॉट? दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। दैट मीन्स आज के बाद डेरिवेशन कोई याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये डेरिवेशन आप 12th एग्जाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो बेटा आपको सिंपली याद रखना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू n नॉट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए बेटा, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। नंबर 1, अगर आप देखोगे इस इक्वेशन की तरफ से, तो बेटा आपको एक क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर मास अगर पता होगा, आपको अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होगा, आपको अगर वॉल्यूम पता होगा, तो आप उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कितने पैरामीटर्स आते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 में से अगर आपको कोई भी 4 पता हो तो आप बाकी निकाल, 5वां वाला निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इसका मतलब है आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, आप मोलर मास भी निकाल सकते हो, आप ये इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो, आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो, और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू भी निकाल सकते हो। हालांकि एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू हमें पता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैंने यहां पे 3 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं बेटा, मैं आइडिया दूंगा आपको और आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन यहां पे है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ KCl क्रिस्टल इज 1.99 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द लेंथ ऑफ a side of unit cell is 6.29 angstroms as determined X-ray diffraction. Calculate the value of Avogadro's number. यहां पे आपको एक क्रिस्टल जो है KCl का क्रिस्टल है, तो बेटा उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है, KCl की डेंसिटी दी हुई है, और आपको उस यूनिट सेल, जो उसकी यूनिट सेल है बेटा, उस यूनिट सेल का एज लेंथ जो है वो भी दिया गया है, दैट इज 6.29 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी हमने पढ़ा था कि डेंसिटी जो होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू n नॉट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और यहां पे नोट में लिखा है कि KCC जो है दैट हैज KCl जो है दैट हैज FCC स्ट्रक्चर, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर। अगर आपको याद होगा, जो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है बेटा, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पे भी होते हैं, और उसमें जो कांस्टेंट पार्ट z जो होता है, z दैट इज इक्वल टू 4। अगर समझ नहीं आया तो पीछे ले जाइए, आप पहले देखिए कि फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे 4 आता है। ठीक है बेटा, बेसिकली कॉर्नर्स पे 8, 1/8 कंट्रीब्यूशन 1 की, दैट मींस 1, फेस सेंटर पे 6 पार्टिकल्स, 1 की कंट्रीब्यूशन 1/2, 1/2 into 6 दैट इज 3, 3 + 1 दैट्स इक्वल 4। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ आपको डेंसिटी जो है बेटा, आपको डेंसिटी भी दी हुई है, z आपने अभी लिखा। अब आपको चाहिए मोलर मास a क्यूब, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक बेटा, तो इसका मतलब है जो n नॉट होगा बेटा, n नॉट एवोगाड्रोस नंबर जो होगा वो आपका बराबर आएगा किसके, दैट विल बी इक्वल टू z इंटू m डिवाइडेड बाय d, नीचे आएगा दैट विल बी d इंटू a क्यूब। ठीक है बेटा, वेरी गुड। z अभी आपने लिखा, z कितना है, दैट इज 4। ठीक, इंटू, अब आ गया बेटा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो KCl होता है बेटा, KCl में हमारे पास K और Cl है। K का मोलिकुलर मास जो है दैट इज 30, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास जो है दैट इज 39.5, और इसका 35 है बेटा। तो ये कितना आएगा टोटल, 5 इधर, 9 5 14, 74.5। दैट मींस जो मोलिकुलर मास है इस KCl का दैट इज 74.5। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपको दी गई है,
डेंसिटी कितनी है, दैट इज 1.99, ठीक है बेटा। लेकिन इसकी तरफ देखना चाहिए, जरूरी है। यहां पे क्या है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बेटा अब आपको लिखना है ए क्यूब। ए तो दिया हुआ है, ए एज लेंथ दी हुई है, लेकिन बेटा यहां पे एंगस्ट्रॉम्स लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है बेटा, जरा बताइए। 6.29 एंगस्ट्रॉम्स अगर लिखना है बेटा, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। लेकिन आपको किस में लिखना है, सेंटीमीटर्स में। तो बेटा इसका मतलब है आपको इसने 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये आपका बनेगा 6.29 इंटू 10 पावर 8 बट -8, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी योर एज लेंथ, दिस विल बी, सॉरी, दिस विल बी द वॉल्यूम। तो बेटा यहां पे लिखूंगा मैं 6.29 इंटू 10 पावर -8 क्यूब, ठीक है बेटा, वेरी गुड। जब आप इसको वैल्यू निकालोगे बेटा, आपका वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको आइडिया दिया कि कैसे करना है इसको, ठीक है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पूछा गया है। एन एलिमेंट ऑकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर with a cell edge length of 288 picometers. The density of element is 7.2 grams per centimeter cube. How many atoms does 208 grams of the element contain? Simple question है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बोलता है कि एक एलिमेंट जो है उसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर है और उस यूनिट सेल की एज लेंथ जो है दैट इज 288 पिकोमीटर्स, ठीक है। इसका मतलब ये आपको पहला आइडिया मिल गया कि इसकी सेल एज की एज लेंथ जो है दैट मींस ए जो है बेटा दैट इज 288 पिकोमीटर्स। लेकिन अगर आपको याद होगा बेटा, जब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहां पे हम सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर करते हैं इस्तेमाल। तो बेटा इसका मतलब है 288 इज टू बी चेंज्ड इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है, वेरी। नाउ द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इतना, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, सॉरी, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज इतना। तो डेंसिटी जो एलिमेंट की है उस एलिमेंट की डेंसिटी आपको दी गई है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है अगर हम इस एलिमेंट के 208 ग्राम्स लेंगे, अगर हम इस एलिमेंट के 208 ग्राम्स लेंगे, हाउ मेनी एटम्स विल दैट मास हैव, उस 208 ग्राम में कितने एटम्स होंगे इस एलिमेंट के। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आपको खुद समझ आएगा। देखो बेटा, यहां पे आपको सेल एज दिया हुआ है। जब आपको सेल एज दिया हुआ है, मान ली इसका मतलब है ए दिया गया है, ए दिया गया है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, होगी पहली बात। दूसरी बात, अब आपको जिस वजन में आपको नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं वो भी दिया गया है और इस एलिमेंट की डेंसिटी भी दी गई है, दैट मींस मास भी दिया गया है और डेंसिटी भी दी गई है। तो इसका मतलब है आप इतने मास का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम। सिंस डेंसिटी इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम, मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब है ये वाले फैक्टर से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो इतने मास की। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको पता है, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम भी आपको पता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, टोटल, इस टोटल वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी वो हम निकालेंगे, इस टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे उसको, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, उससे आपको पता चलेंगे कि इस सारे वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी। जब आपको वो पता चल जाएगा बेटा कितनी यूनिट सेल्स होंगी, तो आपको बेटा देखना है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिट सेल है। कौन सी यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स दैट इज z इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है बेटा एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है। आपको जितनी यूनिट सेल्स होंगी उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आपका निकल जाएगा आंसर। मैं आपको अब दिखाता हूं कैसे करना है। देखिए बेटा, पहले हम निकालेंगे उस सेल एज लेंथ से बेटा, हम निकालेंगे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू एज लेंथ 288 इंटू, क्या मैं डायरेक्ट लिखूं 10 रेज़्ड पावर -10। ये 10 रेज़्ड पावर -10 मैंने कैसे निकाला, एक पिकोमीटर होता है 10 रेज़्ड पावर -12 मीटर्स के बराबर। क्योंकि मुझे सेंटीमीटर्स में लिखना है, तो क्या मैं यहां पे लिखूं 288 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर्स। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एज लेंथ का क्यूब, दैट मींस इसका क्यूब, ठीक है बेटा, समझ आया, बिल्कुल इजी है।
क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 2.88 इंटू 10⁻⁻8, इससे थोड़ा आपको मदद मिलेगी। 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं सॉरी, हाँ 2.88 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जो डेसिमल है वो यहां मूव किया, मैंने डेसिमल पॉइंट इधर मूव किया, तो जो पावर होता है पावर डाउन होता है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है बेटा, सॉरी यहां तो पावर मैंने डाउन किया ही नहीं, सॉरी आई एम सॉरी। कितने डिजिट्स मूव किए बेटा, इस साइड, लेफ्ट साइड, तो बेटा यहां पे 2 डिजिट्स, तो यहां पे 2 कम हो जाएगा, दैट मींस इट विल बिकम -8। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो बेटा, the value comes approximately equal to 23.9 into 10⁻⁻24 centimeter cube. This is your volume of 1 unit cell, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब आप बेटा, अब आपको दिया गया है इतना वजन आपने लेना है, इतने वजन में आपको नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, और इस क्रिस्टल की, इस सबस्टेंस की डेंसिटी दी गई है बेटा, तो क्या आप इतने मास का वॉल्यूम कर सकते हो? आराम से कर सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है इसके 208 ग्राम्स जो होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन मास, मास कितना है 208 ग्राम्स, डिवाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम होता है मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो बेटा डेंसिटी कितनी है, दैट इज 72.7, सॉरी 7.2। when you calculate this value, when we calculate this value, this comes out to be 28.8, 28.8। ठीक, समझ आ रहा है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको टोटल वॉल्यूम आ गया, ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी, वो होगा, वो क्या डिपेंड करेगा, ये हो गया टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 208 ग्राम्स, 208 ग्राम्स जो एलिमेंट के होंगे उसमें कितनी यूनिट सेल्स होंगी, वो डिपेंड करेगा कि उस 208 ग्राम का वॉल्यूम कितना है 28.8 डिवाइडेड बाय इसके एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, दैट इज 23.9 इंटू 10⁻20⁻24। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेंगी कि इसमें कितनी यूनिट सेल्स है। ठीक है बेटा, इसमें कितनी, इस वॉल्यूम में, सॉरी इतने वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल्स होंगी बेटा, वो आपको पता चलेगा इस नंबर से। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग मी, वेरी गुड। This number, when we solve this, it comes out to be 12.08 into 10⁻24। ये आपका, इतनी यूनिट सेल्स आपके पास है। अब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एक यूनिट सेल में इसके कितने पार्टिकल्स, पहले ही बोल के रखा है कि इसमें 2 पार्टिकल्स होंगे। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, यहां मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा मैं बोलूं नंबर ऑफ एटम्स इन दीज यूनिट सेल्स, इतनी यूनिट सेल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी 2 into 12.08 into 10⁻24, दैट विल बी 2 12 are 24.16 into 10⁻24। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल इजी है। एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ बेटा, बिल्कुल इजी है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बहुत बार पूछा भी गया है ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल इजी है। लेकिन देखिए बेटा ये क्या है, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने सीखे, उससे हम बेटा अगर हमें कंट्रीब्यूशन पता होगी कौन कहां पार्टिकल है, तो उससे हमें फॉर्मूलाज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें 3 किस्म के एटम्स है P Q R। जो P है P कॉर्नर्स पे है, Q जो है Q क्यूबिक सेंटर्स पे है, और बेटा या बॉडी सेंटर भी बोल सकता हूं, तो R जो है वो फेस सेंटर्स पे है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, आप कैसे करोगे बेटा, देखिए बेटा P जो होंगे, P कहां पे है, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे हमें पता है दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल इज 1/8 into 8, दैट मींस P 1 होगा, क्योंकि एक पार्टिकल कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स बनाने के लिए काफी होता है, ये मैंने पढ़ा है। देखिए बेटा Q जो है, Q
क्यू कितने हैं बेटा, क्यू कहां पे है, क्यू इज एट द क्यूबिक सेंटर, दैट मींस बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे एक, बॉडी सेंटर एक, वहां पे कंट्रीब्यूशन भी एक, तो इसका मतलब है क्यू के कितने एटम्स होंगे, 1। आर क्या है, आर, आर कहां पे है बेटा, आर फेस सेंटर पे है, तो बेटा आर जब फेस सेंटर पे है, ए फेस सेंटर पे कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 1/2, फेस सेंटर्स फेस कितने होते हैं, 6, दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस आर, दैट विल बी 3, दैट मींस P आपके पास एक है, Q आपके पास एक है, और R आपके पास 3 है। This will be the molecular formula of that compound, or I can say this will be the formula of that compound, that is PQR3. This will be the formula of that compound. ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आप थोड़े से क्वेश्चंस खुद भी कीजिए बेटा, जिस प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे नहीं आएगा बेटा कॉन्टैक्ट मुझसे कीजिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है बेटा, थैंक यू।